तीव्र गति से चलने वाला विमान होता है जेट। और स्ट्रीम वर्ड जो है ये यूज किया जाता है धारा, जिसे हम धारा कहते हैं, पर ये शब्द यूज किया जाता है स्ट्रीम पानी की धारा में। पानी की जो धारा ऐसे ऐसे बनती है वेव, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम। लेकिन इसको हम लोगों ने वायु, अब जेट ये तो हवा है ना, वायु, उसमें इसको यूज किया गया है, ठीक है, स्ट्रीम का। तो हम कह सकते हैं ऐसी वायु जो, अब जेट की तरह नहीं, जेट की तरह मतलब फास्ट चलती है, बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु। तीव्र गति, आप लोग नाम समझ चुके ना, जेट है ना, तो तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली वायु, होने वाली हवा, वायु, पवन, ठीक है, हवाएं कर दो। क्लियर? अगर तीव्र गति है तो कुछ ना कुछ तो इसका मान होगा, मानक होगा कि कितनी तीव्र चलती है। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मिनिमम जो इनकी स्पीड होती है, न्यूनतम कम से कम जो इनकी स्पीड होती है वो होती है लगभग 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये मिनिमम स्पीड है। जो कि मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है, जाती है मैक्सिमम स्पीड तक, वो होती है इसकी 480 किलोमीटर प्रति घंटा के अराउंड। ठीक है, आपको कहीं कहीं डेटा थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, कोई 500 लिखता है ना, कोई 700 भी लिख देता है इसको। तो ये जो है मैं एक एवरेज डेटा लेके चल रहा हूँ, तो लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये हवाएं चलती हैं। क्लियर? इनका नाम जो पड़ा है, एक तो तीव्र गति से चलती है तो इस वजह से नाम इसका पड़ा होगा। इसके पीछे एक और कारण है, पहले मैं इसका जो नामकरण है वो बता दूं। इसके पीछे इसका एक और कारण है, वह है कि इनकी जो पहचान हुई थी ना जेट स्ट्रीम की, जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं, इनकी पहचान हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी पहचान हुई थी। कैसे? कि जो विमान होते हैं, आपको पता होगा विमान, आप जो वायु की परतें हैं, वायुमंडल की जो परतें हैं, आप उसको पढ़ने की, याद करने की, या उसको ध्यान करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो था उसमें जो था, आपको पता चलेगा कि जो वायुयान है वो कौन सी परत में उड़ता है, किस परत में उड़ता है, किस मंडल में। तो आपको पता चलेगा कि वो समताप मंडल में उड़ता है ना, समताप मंडल में उड़ता है ना वायुयान। तो विश्व युद्ध के दौरान जो जेट उड़ते थे, जो विमान उड़े थे, जो विमान उड़ते थे, उनमें क्या है, विमान में अवरोध उत्पन्न हुआ। मतलब उनमें, उनको ऐसा लग रहा था कोई रोक रहा है, अवरोध उत्पन्न हुआ। और वो अवरोध उत्पन्न करने वाला कौन था? वो थी यही तेज हवाएं, यही तेज हवाएं थी। ठीक है, तो तब इनकी पहचान हुई और तब से ही शायद इनका नाम जेट, तब से शायद इस स्ट्रीम को जेट स्ट्रीम कहा जाता होगा, है ना। तो ये एक अनुमान है। तो इनको अब लोगों ने जाना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो विमान उड़ते थे, फाइटर प्लेन जो, तो उनको, उनमें अवरोध उत्पन्न हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनको कोई पकड़ रहा है, झंझोड़ रहा है ना। तो ऐसा करने के पीछे जो है ये हवाएं थी। चलें फिर अब इनका हम नेचर जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो हवाएं हैं, फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो हवाएं हैं ये क्षोभ मंडल, मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े प्लीज़, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, की ऊपरी परत में और समताप मंडल के, समताप मंडल के निचली परत में, क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में और समताप मंडल के निचली परत में। ठीक है, मान लो क्षोभ मंडल की जो मैक्सिमम होती है जो ऊंचाई, वो लगभग 13 से 14, 12 किलोमीटर मान लो, मैं 12 किलोमीटर का राउंड होती है।
और जो इसकी निचली परत समताप मंडल शुरू हो जाता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? ये 50 किलोमीटर तक जाता है, तो 12 किलोमीटर से ये शुरू, मान लो 12 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। तो ये बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो बीच का एरिया है, जिसको हम लोग लगभग 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक मानते हैं। क्लियर? 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर, यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी परत और संताप मंडल की निचली परत में, और उसकी डिस्टेंस क्या निकली? 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बीच ये प्रवाहित होती हैं। क्लियर हो गया? कहाँ पे मिलती हैं ये? 7 किलोमीटर से ऊपर और 15 किलोमीटर के अराउंड, ये 7 से 15 के बीच में ये हवाएं प्रवाहित होती हैं। ठीक है? और जो ये जोन होता है ना 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक का, यानी समताप मंडल से नीचे, और जो ऊपरी मंडल है वो किसका? क्षोभ मंडल का। तो इसी के बीच तो बह रही है, तो इसी क्षेत्र को हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, इसका हिंदी मुझे पता नहीं, याद आ रहा है मुझे ट्रोपोपॉज का क्या होगा। ट्रोपोपॉज इसे कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश इसका यही है, ट्रोपोपॉज। क्लियर? और दूसरी चीज, ये तो दोनों गोलार्धों में, एक गोलार्ध में नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है क्या? जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में चलती है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ ये क्लियर है यहां तक? हम्म कोई समस्या है इसमें? ये जो जेट पवने हैं, ये क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में और समताप मंडल के निचली परत में। क्षोभ मंडल मेरा जो होता है वो 13 किलोमीटर से, सॉरी 0 किलोमीटर से लेकर कहाँ कहाँ तक होता है? ये आपका अराउंड 12, 13, 14 किलोमीटर तक माना जाता है। और जो समताप मंडल होता है ये मेरा वहीं से, जहाँ ये खत्म होगा वहीं से समताप मंडल होता है 50 किलोमीटर तक। तो हमने इसके बीच का मान ले लिया, यानी 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अराउंड ये जो है, जो पर ये जो जेट है, जेट स्ट्रीम, ये बहती है, यहाँ पे चलती है। और इस 7 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र को हमने ट्रोपोपॉज कहा है। ठीक है? और ये दोनों गोलार्धों में घटना होती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट चलते हैं, इसके प्रकार कितने हो सकते हैं? जेट स्ट्रीम के प्रकारों की बात करते हैं, जेट स्ट्रीम के प्रकार। तो जो जेट स्ट्रीम है, इसके मुख्यतः 4 प्रकार देखे जाते हैं। 4 प्रकार, ठीक है? जिसमें पहला प्रकार जो है जेट स्ट्रीम का, वो है ध्रुवीय राशि। ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम, नाम थोड़ा सा बड़ा है। ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम। राशि जो होता है ना, ये हम लोग इसके जस्ट बाद इसको समझेंगे, इसको मास कहते हैं इंग्लिश में, MASS, मास। वायु राशि हम लोग इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो पहली जो प्रकार है जेट स्ट्रीम का, वो है ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम। क्लियर? इसका जो प्रभाव पड़ता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है समताप मंडल में। ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित जेट स्ट्रीमों में किसका प्रभाव समताप मंडल में पड़ता है, तो आप आराम से इस पर टिक लगा सकते हैं, इसको जो है टिक कर सकते हैं। ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम, इसका प्रभाव पड़ता है समताप मंडल में। क्लियर? जो दूसरी है वो है हमारी ध्रुवीय, अभी राशि थी, अब आ जाएगी वाताग्र। ये भी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये दोनों एक टॉपिक है, अलग टॉपिक है इंडिविजुअल, पर समझाने के लिए ना, वाताग्र क्या होता है, राशि क्या होती है, इसलिए हम इसको डिटेल में थोड़ा इसमें चलेंगे। तो अभी सिर्फ जान लें, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, ये दूसरा प्रकार है जेट स्ट्रीम का। और ये जो है, इसका विस्तार जो होता है ना, फैलाव, इसका फैलाव होता है 45 डिग्री से लेकर
65 डिग्री के बीच में। 45 से 65 आप अगर शायद है कि नाम अगर जोड़ पाए इसको, तो आपको उपोष्ण कटिबंध मिलेगा। मिलेगा ना उपोष्ण कटिबंध। इनके अक्षांशों के बीच ये बहती है उपोष्ण कटिबंध। जो तीसरा प्रकार है वो है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ जेट स्ट्रीम, पछुआ से रिलेट कर पा रहे हैं? पछुआ वाली हवाएं किधर से किधर चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगी ना। ये पश्चिम है, ये मेरा पूर्व है, इधर चलती हैं हवाएं। और किस कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण कटिबंध में जो जेट स्ट्रीम चलती हैं वो पछुआ मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, और इनका जो विस्तार होता है वो होता है 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। और तुम्हें पता होगा इसी जोन में हमारा इंडिया भी आता है, इसी जोन में हमारा भारत आता है। ठीक है, तो अब सीधी सी चीजें, मैं इसके कुछ पॉइंट्स जो है मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ। ये दो जो लास्ट वाले दो हैं मैं ये नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। जो तीसरा हमने देखा था वो था उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इसका जो फैलाव है, विस्तार है, वो कहां से कहां तक है? 20 डिग्री से 40 डिग्री तक अक्षांश। क्लियर? ये जो हवा है, जेट स्ट्रीम जो है, ये जो है भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। भारतीय मानसून, जो मानसून आता है भारत में, उसको ये प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित करता है ये। और इसी को ही, इस स्ट्रीम को, जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक और इसका नाम है स्थायी जेट स्ट्रीम। एक तरह से ये स्थायी जेट स्ट्रीम। आप लोग अगर हवाओं के क्रम में चलेंगे तो स्थायी हवाएं कौन कौन सी थी, स्थायी पवनें? तो आप लोग खुद से विचार करके आप, मुझे लगता है, आंसर निकाल लेंगे, जिसमें से व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ हवाएं हैं, है ना। तो वो क्या है? स्थायी। वैसे ही जेट स्ट्रीम अगर बात करें तो स्थायी जेट स्ट्रीम कौन सी है? तो ये जो प्रकार है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, जो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहती है, वो स्थायी है। स्थायी का मतलब साल भर लगभग चलने वाली हवाएं हैं। इसी के पैरेलल जो चौथा प्रकार है, इसी के पैरेलल देखो, वहां पे क्या था? ध्रुवीय था ना, ध्रुवीय राशि और ध्रुवीय वाताग्र। वैसे यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है, और जो चौथा मिलेगा वो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ की जगह बस एक नाम चेंज हो जाएगा, वो किधर हो जाएगा? पूर्व की ओर। यानी उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्लियर है? नाम में कोई समस्या नहीं होगी। पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो ये जो होती हैं जेट स्ट्रीम, ये पता है ये क्या करती है? ये एक तरह से मैं कहूँ अस्थायी होती है। सबसे पहले तो मैं यही पॉइंट निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये स्थायी होती है, अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी का मतलब ये ग्रीष्म काल में, यानी गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म काल में, जुलाई से सितंबर जिसे कहते हैं, ग्रीष्म काल में दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया आप लोग मैप पे देखें, मैप पे देखें। और जो मैंने जब मानचित्र का जो है मानचित्र बताया था ना, कि मैं मानचित्र को कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड मैप, उसमें मैंने बताया था दक्षिण एशिया किसे कहेंगे, पूर्वी एशिया किसे कहेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया किसे कहेंगे। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के दक्षिण एशिया है जो ना, उसके ऊपर बहती है, दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। आप लोग इसको बता बता रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं बताऊं दक्षिण एशिया किधर आएगा? मैं बताऊं क्या? चलो मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये अफ्रीका आएगा, मैं इधर से अपने एशिया का ले ले रहा हूँ, मुझे एशिया से लेना देना है ना अभी। तो ये मान लो एशिया है मेरा, ठीक है।
ये एशिया है। अगर हम इसको 20 से ऐसे डिवाइड करेंगे, 20 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना, ये दक्षिण एशिया है। ये वाली जो पट्टी है ये दक्षिण एशिया है पूरा। ये पूरा जो है दक्षिण एशिया है। आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला जोन जो मैंने व्हाइट से इसको किया है शेडो, वो मेरा दक्षिण एशिया नीचे तक पूरा। क्लियर? ये पूरा क्या है? दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में क्या है, ये उसके ऊपर ये बहती है दक्षिण एशिया के। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी जो विशेषता है वो पता है क्या है? ये भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, आप लोगों को कल बताया था मैंने मानसून के बारे में। भारत का मानसून मैंने थोड़ा सा उसकी झलक दी थी हवाओं के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये कौन सा मानसून होता है? जो आता है मानसून, आने वाले ही मानसून को तो हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। जो आता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्पत्ति में भूमिका निभाता है। मतलब ये इस मानसून को पकड़ के, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, ये पकड़ के एक तरह से लाता है मानसून, उत्पत्ति में सहायक होता है। तो समझ सकते हो ये कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। और इसी के विपरीत कौन सी? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये प्रभावित करता है मानसून को। मानसून प्रभावित करने का मतलब ये हवाओं को रोक सकता है। जब मानसून की हवाएं जो होती हैं वो जो है बारिश कहीं करा रहा, कहीं पे सूखा करा रहा, तो ये इसमें जो भूमिका निभाता है वो ये निभाता है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। जबकि मानसून लाता कौन है? उपोष्ण कटिबंधीय लाने में भूमिका कौन निभाता है? ये उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्लियर है यहाँ तक? मैं बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो, इसीलिए। तो मैं एक बार फिर से देख लूँ। मैंने 4 प्रकार देखे जेट स्ट्रीम के, जिसमें पहला प्रकार है ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम ये जो प्रभाव डालती है ये समताप मंडल में डालती है, जिससे आपने देखा होगा कि विमान जो होते हैं ना फंस जाते हैं। आपको पता होगा जब विमान उड़ रहे होते हैं, कोई ऐसी मूवी का सीन आप लोगों ने देखा हो जिसमें विमान जो होते हैं वो हवाओं में फंस जाते हैं। ठीक है, विमान की जो है मैं कहूँ एक तरह से लोकेशन खो देते हैं, नीचे से संपर्क उनका कट जाता है, फिर थोड़ी देर में संपर्क जुड़ जाता है। तो उनका प्रभाव कौन जो हवाएं डालती हैं? तो वो डालती हैं ध्रुवीय राशि रात्रि जेट स्ट्रीम। इसी के साथ ही साथ मैं पैरेलल भी कह सकता हूँ, ये जो है दूसरी हवाएं वो हैं, जो दूसरी जेट स्ट्रीम वो है ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। वाताग्र, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। वाताग्र को शायद है इंग्लिश में कहते हैं फ्रंट्स। मैं इसके बाद राशि वाला चैप्टर और वाताग्र पढ़ूंगा, तब हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इनका जो विस्तार होता है वो 45 डिग्री से 65 डिग्री होता है, अक्षांश लेटीट्यूड। जो तीसरा है वो मैंने देखा है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ शब्द लगा है, यानी ये पश्चिम से, हाँ ये मैं बता दूं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। जो पूर्वी वाली है वो पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। क्लियर है? वो पूर्व से पश्चिम की ओर आए। तो ये क्या होती है? जो उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम होती है 20 डिग्री से 40 डिग्री का राउंड चलती है, तो ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, भारतीय मानसून को। और ये क्या है? जो स्थाई, इनको हम लोग एक और नाम देते हैं स्थाई जेट स्ट्रीम। ये स्थाई होती हैं, ये हमेशा चलती हैं, साल भर वर्ष भर चलती हैं। और जो इसी के पैरेलल जो दूसरी जेट स्ट्रीम है वो है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी ये पूर्व की ओर चलेंगी। क्लियर है? पूर्व से चलेंगी, पूर्व से चलेंगी। मैंने कहा ना, जिसका नामकरण होता है, जैसे पूर्वी है तो पूर्व से चलेंगी, पछुआ है तो पश्चिम से चलती हैं। क्लियर है? तो इसीलिए ये क्या करती हैं? भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उनकी उत्पत्ति में ये सहायक होती हैं। और ये ग्रीष्म काल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म काल हमारा जो है लगभग जून से सितंबर के बीच माना जाता है। तो उस बीच में ये भारत में मतलब पूरे दक्षिण एशिया में, पर्टिकुलर भारत में नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के ऊपर से ये बहती है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है?
अब हम इनकी थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं अलग अलग। ठीक है, इन सभी को मिला जुला कर हम क्या देख लें, विशेषताएं इन सभी की विशेषताएं। देखें भाई, मैं अगर पहली विशेषता बताऊं, आप लोग तो खुद ही निकाल लेंगे, आप लोग तो खुद ही निकाल लेंगे कि क्षोभ मंडल से ऊपर, क्षोभ मंडल, मैं या दूसरे शब्दों में कह दूं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में बहती है। क्लियर? बीच, और बीच वाले क्षेत्र को कहते क्या है? बीच वाले क्षेत्र को कहते हैं, अभी अभी नाम बताया, ट्रोपोपॉल्स। ट्रोपोपॉल्स, ठीक है, ट्रोपोपॉल्स कहते हैं उसे, इस बीच वाले क्षेत्र को। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के जो बीच वाला क्षेत्र है उसे हम लोग ट्रोपोपॉल्स कहते हैं। और इस ट्रोपोपॉल्स की जो मतलब जो लेंथ होती है वो 7 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के अराउंड मानी जाती है। दूसरी ये तो मैं आप लोगों को पता ही अभी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। दूसरी विशेषता मैं कहूँ, ये किस गोलार्ध में बहेगी? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, टेम्पोपोल्स। देखो, मैं कहूं कि ये जो है किस गोलार्ध में बहेगी, चलो मैं पूछ रहा हूं, ये जो जेट स्ट्रीम है ये किस गोलार्ध में बहेगी? बताएं, किस गोलार्ध में प्रवाहित होगी ये हवा? देखें कितना समझा अभी, बताएं। जो जेट स्ट्रीम है ये किस गोलार्ध में बहेगी? विशेषता नंबर 2, साउथ में। और बताएं, सभी लोग बताएं। एक ऑप्शन, एक आंसर आ गया है, साउथ में। मैं ऑप्शन देने में विश्वास नहीं करता है ना, तो ऑप्शन की जो है वो मत रखिएगा। गोलार्ध तुम्हें पता ही है कि दो गोलार्ध होते हैं, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। तो किस गोलार्ध में ये हवाएं बहती हैं? साउथ में। यार मुझे लगता है कि पढ़ाने से पता नहीं क्या कोई फायदा है भी या नहीं है। आई डोंट नो, समझते कैसे हैं लोग, ये भी नहीं पता है मुझे तो ये देखो, किस गोलार्ध में बहती है, ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, किस गोलार्ध में बहती है? उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चलती है हवा। किस गोलार्ध में बह रही है? साउथ में बह रही है क्या? उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में बहती है हवा। खैर, हाँ तो इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। सेकंड है मेरा, सेकंड मेरा है ये दोनों गोलार्धों में चलती है। हाँ, आप तो लेट नहीं थे, आप तो बराबर आ रहे हो, फिर भी आपने गलत लिखा है ऑप्शन, ये दोनों गोलार्धों में चलती है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होती है। तीसरा अगर मैं कहूँ, अच्छा हाँ एक चीज मैं बता दूं, स्टार्टिंग में बताना भूल गया, कि ये जो तेज हवाएं चलती हैं जेट स्ट्रीम, है ना, जो जेट स्ट्रीम ये चलती हैं, इन दोनों के बीच में क्षोभ मंडल, मैंने बनाया तो है बट मैंने बताया नहीं, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोपॉज में, जो ट्रोपोपॉज है उसमें क्या, मैं नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ, ये जो दोनों जोन है मेरे, ये तो एक तो समताप मंडल हो गया, ये क्षोभ मंडल हो गया, तो ये सर्पीले कार में चलती हैं, इस तरह से चलती हैं, इस आकार में। ठीक है, इस आकार में, सांप जैसे चलता है ना, सर्पीला कार। ठीक है, परिध्रुवी भंवर जिसे कहते हैं, अगर एग्जैक्ट वर्ड जो एक ज्योग्राफी में जो वर्ड यूज होता है, परिध्रुवी भंवर। अब सोचो ऐसी भंवर में जो जेट फंस जाते हैं ना, तो सीधी सी बात है, तभी तो जेट के लिए खतरनाक होती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यही हुआ था। हाँ, पर तेज हवाएं आपने बोला था कि साउथ में, मैं जेट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, इनकी जो क्वालिटी, इनकी जो विशेषता होती है, किस कहाँ से बह रही हैं, कहाँ पे बह रही हैं ये बह रही हैं 7 किलोमीटर से लेकर
14 किलोमीटर ऊपर बह रही हैं, 14-15 किलोमीटर ऊपर बह रही हैं। अब इनके लिए कोई रुकावट है क्या? रुकावट है इस जोन में? 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक कोई रुकावट है? नहीं है ना। और आपको पता है ये कहाँ से कहाँ बहेंगी? ये आपको जो है 20 डिग्री अक्षांश से लेकर, आपने देखी है ना 20, हाँ 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर, 20 डिग्री अक्षांश से लेकर ये ध्रुवों तक बहती हैं। ठीक है, तो 20 डिग्री में, अब वही मैं कह रहा हूँ, आगे आगे आऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। तो ये पहली बात तो इतना समझ लो कि जो है इतनी ऊपर बहती है तो रुकावट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। अगर 20 डिग्री के आसपास उससे नीचे बहेंगी तब तो रुकावट हो सकती है, तब तो जो स्थानीय स्थलाकृतियाँ उनका उनका जो है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। पर ये तो बहुत ऊपर उड़ रही है ना, चल रही हैं। तो मैं तीसरी अगर बात करूं, तीसरी विशेषता की, तो मैं कह रहा हूं इसे इसे क्या कहते हैं? परिध्रुवीय भंवर। परिध्रुवीय भंवर, जैसे इंग्लिश में इसका थोड़ा सही नाम मिलेगा सरकम पोलर, सरकम पोलर वर्ल, WHIRL, वर्ल, सरकम पोलर, परिध्रुवीय भंवर, इसे कहते हैं। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ ये लहरदार तरीके से चलती है, लहरदार तरीके से चलती है सर्पीले कार में। ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये प्रवाहित हो रही, तो मैं यहाँ यहीं दे सकता हूँ ये जो है लगभग 20 डिग्री अक्षांशों से लेकर, 20 डिग्री अक्षांश से लेकर कहाँ तक चलेगी? ध्रुवों तक जाती है। ठीक है, ध्रुवों तक जाती है। भंवर लहर, हाँ वही है भंवर, मतलब भंवर नहीं जानते, इस टाइप से बनती है, तो वैसे ही तो ये बनाती हुई चलती है हवा, भंवर। ये भंवर जो बनती है ये धारा में ज्यादा बनती है, उसी इसीलिए इसका स्ट्रीम नाम भी दिया गया। जो स्ट्रीम दे रहे हैं ना, जेट स्ट्रीम, वो पानी में बनती है धारा, और भंवर भी पानी में ही बनता है। पर यहाँ पे जेट स्ट्रीम कह रहे हैं तो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इसको भंवर कहा गया है, लहरदार तरीके से चलती है। स्पीड विशेषता में मैं स्पीड भी दे दूं तो स्पीड, स्पीड आपको पता है ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की शुरुआत मैंने मिनिमम, और मैक्सिमम जो इसकी होगी वो होगी 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं फिर गोलमोल, हाँ देखो मैं शुरू से बता दूं इसकी विशेषताएं, एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, फिर से जो है इसको, क्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच में चलती है, यानी उस बीच के क्षेत्र को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। अच्छा हाँ, जब ये इन दोनों के बीच में चलेगी, यानी संताप मंडल के शुरुआती चरण में चल रही, शुरुआती क्षेत्र में, तो आपको पता होगा यहाँ पे एक गैस मिलती, एक लेयर मिलती है, वो है ओजोन की लेयर। तो ये ओजोन की लेयर को भी क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन लेयर को भी ये नुकसान पहुंचाती हैं पवनें। ठीक है, सेकंड है ये वायु दोनों गोलार्धों में चलती है, यानी दोनों गोलार्धों में चलती है, यानी नॉर्थ में भी और साउथ में भी, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। और ये जो हवाएं हैं ये 20 डिग्री अक्षांशों से लेकर ध्रुवों तक चलती हैं, ध्रुवों तक जाती हैं। इसे हम परिध्रुवी भंवर भी कहते हैं, इन हवाओं को परिध्रुवी भंवर भी कहते हैं। और ये लहरदार तरीके से चलती है, और इनकी जो स्पीड हो सकती है वो मिनिमम 108 और मैक्सिमम 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। क्या ये मौसम को प्रभावित करती हैं? जी हाँ, मैंने देख लिए थे उपोष्ण कटिबंधीय वाले जो जेट स्ट्रीम थे, मैंने देखा था, मौसम को भी प्रभावित करती हैं ये। कैसे करती हैं तो आपको पता होगा, जैसे मौसम अपना स्वरूप बदलता है ना, तो मौसम के अनुकूल इनका भी स्वरूप बदलता है। जैसे मौसम हर क्षण बदल जाता है, वैसे इनकी स्पीड भी डाउन, स्लो, हाई हो सकती है, तो इनका स्वरूप भी बदलता है। सेकंड में कह सकता हूँ मौसम के परिप्रेक्ष्य में कि ये जो है शीत कटिबंधी, अभी आप इसके बाद ये सब चीजें पढ़ेंगे, शीत कटिबंधी चक्रवात, जो शीत कटिबंध में आते हैं चक्रवात, उनसे ये संबंधित होती हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि उनको उत्पन्न करती हैं ये शीत कटिबंधी, और इनके साथ ही साथ जो चक्रवात है और प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन चक्रवात, इनकी भी उत्पत्ति में ये सहायक होते हैं, यानी इनको भी ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, या मौसम और क्या हो सकता है इससे जुड़ा हुआ?
और आपने देख ही लिया ना, मानसूनी हवाओं को ये प्रभावित करते हैं, मानसूनी हवाओं को प्रभावित करते हैं। और किस मानसून को लेके आते हैं? ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सी चक्रवात, सॉरी कौन सी जेट स्ट्रीम, तो आपको पता चल जाएगा, वो है हमारी उपोष्ण कटिबंधीय। आप लिखें, आप जरा उधर से मैसेज करें, कौन सी जो है जेट स्ट्रीम दक्षिण पश्चिमी मानसून को लाती है, पश्चिमी मानसूनी हवाओं को लाने में सहायक, कौन सी जेट स्ट्रीम है? छोटा सा टॉपिक था ये, और यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है ये मेरा जेट स्ट्रीम वाला। हाँ, इसका मुझे अभी आंसर दें, दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी